मेधा कनेक्टर सिपेंद्रा कॉलेज तुलसीबाग महानपुर से मैं बात कर रही हूँ। देखिए, हम लोग रिसर्च फॉर्मेशन के बारे में जान चुके हैं कि रिसर्च फॉर्मेशन क्या है और टाइटल फॉर्मेशन हमने कैसे करना चाहिए। ये हमारे पहले वीडियोस में आप लोग देख चुके हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, जो भी एक बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। जब ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन अच्छी तरह से हो जाएंगे तो रिसर्च का काम जो है वो बहुत आसानी से आप लोग आगे लेके जा सकते हो। इसलिए सबसे पहले हम हमेशा जो एनर्जाइजर लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि एक गुरुकुल संस्था, जिसको हम लोग कहते हैं कि पुरानी बहुत साल पहले गुरुकुल व्यवस्था थी, और एक गुरुकुल में जो गुरु थे अपने शिष्यों को बहुत अच्छा ज्ञान देते थे। उनके पास इतना ज्ञान था कि वो ज्ञान अपने शिष्यों को अच्छे से बांटते थे और सभी शिष्य वो ज्ञान प्राप्त करने की लालसा मन में रखते थे। गुरु के पास बैठ के जब ज्ञान प्राप्त कर रहे थे तो सभी बच्चों को ऐसा लगता था हमेशा कि गुरु के पास जो अच्छा वाला ज्ञान है, वो जो एक महत्तम ज्ञान है, वो हमें ही प्राप्त होना चाहिए। और सब शिष्य बहुत ध्यान से और बहुत लगाव से वो जो बातें बताते थे वो सुनते थे। सब शिष्य उनसे प्रार्थना करते थे हमेशा कि गुरुजी, आपका जो महत्तम ज्ञान है, वो सबसे अच्छा ज्ञान है, वो हमको दीजिए। और गुरु भी हमेशा सोचते रहते थे कि ये ज्ञान मैं किसको दूं, क्योंकि सभी शिष्य उनको प्रिय थे। लेकिन ये ज्ञान जो है, क्योंकि अगले पीढ़ी को हस्तांतरित करना होता है, हर गुरु ये सोचता है कि मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं अगली पीढ़ी को कैसे हस्तांतरित करूं। तो ये जो ज्ञान गुरु के पास था वो किस शिष्य को मैं हस्तांतरित करूं, इसके बारे में गुरु हमेशा सोचते रहते थे। और फिर उन्होंने एक बार ऐसे सोचा कि चलो ये ज्ञान मैं किसको दूंगा, इसकी चयन, इस शिष्य का चयन आज कर लेते हैं। उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और बताया कि हम लोग एक परिक्रमा में जाएंगे। एक पास ही में एक झील है, वहाँ जाके हम लोग अपना ज्ञान वहाँ प्राप्त करेंगे और वहाँ मैं सोचूंगा कि मेरा ज्ञान किसको दूंगा। फिर वो सब शिष्यों को कहते हैं कि जो भी मेरा ज्ञान है वो देने के लिए आप लोग सज्ज हो जाइए, और जो मेरा विशेष ज्ञान है वो मैं ऐसे शिष्य को दूंगा कि जो मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से ले सकता है। उसके लिए आपको एक ही काम करना है कि आप जो सामान हमें परिक्रमा के लिए लगेगा, वो यात्रा के लिए लगेगा, वो सामान अलग अलग गठरी में बांधकर मेरे कक्षा है उसके सामने लाके रख देना। सब जो शिष्य रहते हैं वो पूरा सामान लाकर उनके कक्षा के सामने रात में रख देते हैं, और गुरुजी उनको कहते हैं कि इस गठरी में जो सामान बांधा हुआ है, हर गठरी को हर एक शिष्य को उठा के लेके जाना है। लेकिन शर्त यह है कि जो शिष्य ऐसी गठरी उठाएगा जिसका सामान सबसे पहले खत्म हो जाएगा, या जिसकी गठरी हम लोग जब यहाँ पे वापस आएंगे तो वापस आते समय जिसकी गठरी बहुत कम हो जाएगी या खाली हो जाएगी, उसी शिष्य को मैं अपना ज्ञान दूंगा। ये सोचने के बाद सभी शिष्य जो प्रातः काल में परिक्रमा के लिए निकलने वाले थे, वो सब शिष्य दौड़ते हैं और गुरु के कक्षा के सामने जाकर जो गठरियां रखी थी उसमें से हल्की गठरी उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि जो विशेष ज्ञान है वो जिसके पास सबसे कम गठरी होगी या खाली गठरी होगी उसी को मैं दूंगा। तो सबसे हल्की वाली गठरी उठाने की कोशिश हर शिष्य करता है। उनमें से एक बहुत शांत शिष्य था जो बिल्कुल हड़बड़ी नहीं कर रहा था, वो सबसे पीछे था। तो सबने हल्की वाली गठरी उठा ली और एक भारी वाली गठरी उसके लिए छोड़ दी। उसने बेचारे ने वो भारी वाली गठरी उठा के सब शिष्यों के साथ परिक्रमा के लिए निकल गया। अब उसको देख के सब शिष्य उसको हंसने लगे कि देखो कितना बुद्धू है, देखो इसको एक यहाँ पे विशेष ज्ञान मिलने की जो एक संधि मिल रही थी वो उसको नहीं मिलेगी, वो उसने गवा दी है। वो उसको चिढ़ा रहे थे और वो बेचारा नीचे जा रहा था। गुरुजी ने ये देखा कि सब शिष्य उसको चिढ़ा रहे हैं, तो गुरुजी ने बोला कि चलो ये झील के पास हम लोग आ गए हैं, तो सबने अपनी अपनी गठरी खोल दो और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग भोजन कर लेते हैं, थोड़ी विश्रांति कर लेते हैं और थोड़ा भोजन कर लेते हैं। तो देखो कि किसके पास भोजन का सामान है। जो शिष्य ने
बहुत बड़ी वाली गठरी उठा के रखी थी, उसी में भोजन का सामान था। तो वहाँ पे सबने भोजन किया और वो गठरी खाली हो गई। सबने वो शिष्य ने सबको अपना वो गठरी से निकाल के भोजन दे दिया और आते समय वो शिष्य की पूरी गठरी खाली हो गई थी। देखिए, जो जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उठाता है उसी को सबसे अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। इस शिष्य को गुरुजी ने जब वापस गुरुकुल में गए तो अपना सबसे अच्छा ज्ञान दिया और बाकी के शिष्य देखते रहे। तो कहने का मतलब यही है कि एक्सेप्ट द पेन, फ्यूचर विल बी फ्रूटफुल। डोंट फील द वर्क यू आर डूइंग इज पेन, बिकॉज देयर विल बी ऑलवेज अ रीजन फॉर दैट पेन और वर्क। सो फेस द पेन, फॉर द पेन you face, there will be definitely happiness ahead. So don't ask for a lighter load, but pray God for a stronger back. ये हमारा जो ब्रीद वाक्य है, ये रिसर्च के लिए हमेशा आप लोगों ने याद रखना चाहिए। So don't take any shortcut in life and in research work. ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन का जो काम है हमारा, ये भी इसी तरह से एक जिम्मेदारी का काम होता है कि अगर हमने यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा ली तो हमारा रिसर्च वर्क कंप्लीट होते होते इतने कम समय में पूरा हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर आप ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो और बहुत ज़्यादा सजग होकर काम करते हो तो आप देखेंगे कि एक दिन आपका जो रिसर्च है उसकी वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ गई है और आपका रिसर्च कंप्लीट होने के लिए कोई दिक्कत या कोई परेशानी आपको नहीं आई है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन ये बहुत जिम्मेदारी का काम आज हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट यानी क्या है, हमें क्या रिसर्च क्या ढूंढ के लाना है, क्यों लाना है, व्हाई एंड हाउ हम लोग ये कैसे करेंगे, उसके वेरिएबल्स हमको वहाँ पे देने पड़ते हैं। तो व्हाट इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव? रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज रिफ्लेक्ट द क्वेश्चन whose answer the investigator wants of a statement or a question serves as a pivot in the conduct of research project and interpretation of results. The characteristics of good research objectives are: it should be clearly stated without any ambiguity in measurable term and do not involve any kind of judgment. हम हमारे जजमेंट डाले बिना ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मेशन करना है, वो क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए और कोई भी हमें वहां पे मेजरेबल टर्म्स यूज करने नहीं है। राइटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स इज क्लियर, कंसाइज, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन टू वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल्स, जो भी घटक, जो भी तथ्य, जो भी सार हम ढूंढ के निकालने वाले हैं उसको एक डायरेक्शन देने के लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शन देने के लिए ऑब्जेक्टिव्स का स्टेटमेंट किया जाता है। जनरली रिसर्च ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन द वे टू मेजर द वेरिएबल्स सच एज टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब देम। रिसर्च ऑब्जेक्टिव आर द रिजल्ट्स sought by the researcher at the end of the research process, that is what the researcher will be able to achieve at the end of the research study. हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या ढूंढ के निकालना है, हमारा यहाँ पे मोटिव क्या है, हम ये क्यों करने जा रहे हैं, इसके बारे में हमने ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन के साथ में काम करना चाहिए। रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेवेंट, फिजिबल, लॉजिकल, ऑब्जर्वेबल, क्लियर एंड मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव इज अ पर्पस दैट कैन बी reasonably achieved with the available resources। जो भी आजू बाजू में रिसोर्सेज हमें अवेलेबल है उसी से हमको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। द ऑब्जेक्टिव समराइजेस व्हाट इज टू बी अचीव्ड बाय द स्टडी। स्टडी से हमें क्या मिलने वाला है। द रिसर्च ऑब्जेक्टिव आर द स्पेसिफिक अकम्प्लिशमेंट द रिसर्चर्स होप्स टू अचीव बाय द स्टडी। द ऑब्जेक्टिव इंक्लूड ऑब्टेनिंग आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चंस और टेस्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस के टेस्टिंग के लिए भी हमें ऑब्जेक्टिव्स बहुत काम आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के टाइप होते हैं, 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहले है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव आर ब्रॉड गोल टू बी अचीव्ड। एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य होता है, इसको हम एम ऑफ रिसर्च भी कह सकते हैं। द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी स्टेट व्हाट द रिसर्चर एक्सपेक्ट्स टू अचीव बाय द स्टडी in general terms.
जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर यूजुअली लेस इन नंबर। मैं तो कहूंगी कि एक ही होना चाहिए जनरल ऑब्जेक्टिव जो हमारा एम ऑफ द रिसर्च हो सकता है। दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आर शॉर्ट टर्म एंड नारो इन फोकस। हर एक वेरिएबल के छोटे छोटे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स कैन ब्रोकन इनटू स्मॉल लॉजिकली कनेक्टेड पार्ट्स टू फॉर्म स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। The specific objectives are more in number and they systematically address various aspects of the problem as defined under the statement of problem and key factor that is assumed to influence or causes the problem. They should specify what the researcher will do in study, where and for what purpose. So, methods of stating objectives. The objective should be presented briefly and concisely. They should cover the different aspects of the problem and its contributing factors in a coherent way and in a logical sequence. The objectives should clearly phrased in operational terms, specifying exactly what researcher is going to do, where and for what purpose. हमेशा what, why and how ये तीनों जो हमारे क्वेश्चन है ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। सो दे शुड रियलिस्टिक कंसिडरिंग लॉजिकल कंडीशन। जो हमारे आसपास के परिसर में जो हमारी कंडीशन है वो लॉजिकल कंडीशन उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इन ऑब्जेक्टिव यूज द एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब उसमें होने चाहिए जैसे कि टू एक्सेस, टू आइडेंटिफाई, टू फाइंड आउट, टू डिटरमाइन, टू कंपेयर, टू फाइंड, to verify, to calculate, to describe, to analyze, to establish, etc. ऐसे शब्द हमारे ऑब्जेक्टिव्स में होने चाहिए। यानी ऑब्जेक्टिव का स्टेटमेंट हम लोग जो करेंगे वो टू से शुरू होने वाला है। सो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9970935336 और आप ईमेल आईडी पे भी डाल सकते हैं medhakanetkar@gmail.com। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रिसर्च पायोनियर्स। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।